यस, विजय साडा दिस साइड मालिक, आ जाओ जल्दी से। मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सुपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसको आप अलग शब्दों में ABC एनालिसिस भी बोलते हो, फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस, CA एंड CMA फाइनल वालों के लिए। ये जो एनालिसिस दे रहा हूँ, ये टॉपिक वाइज एनालिसिस दे रहा हूँ और सेक्शन वाइज एनालिसिस दे रहा हूँ, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इंटरनेशनल टैक्सेस भी कवर है, राइट। तो जितने भी लोग हैं इस एनालिसिस को कर लेना। आई एम श्योर ये एनालिसिस करने के बाद आप कभी भी 70+ अचीव कर पाओगे, जिसमें मैंने अमेंडमेंट को भी क्या कर रखा है, कंसिडर कर रखा है। यस, टारगेट 70+ करते हैं। वो कहते हैं ना कि भैया शूट एट द मून, इवन इफ यू कुड नॉट मेक इट यू विल लैंड अप एट स्टार्स। तो चलिए आइए ध्यान से सुनते हैं। डीटी का पेपर हम सभी को पता है 30 मार्क्स के केस बेस्ड MCQ आने वाले हैं एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज थियरी क्वेश्चन आएंगे, दैट इज प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी क्वेश्चन आएंगे। पेपर पैटर्न के बाद हमें ये समझना है कि डायरेक्ट टैक्सेस को 2 पार्ट के अंदर में डिवीजन है, एक है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है इंटरनेशनल टैक्सेस, और ये ABC एनालिसिस दोनों के लिए है। यस और नो? अगर डायरेक्ट टैक्सेस को देखा जाए, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज को भी मिला ले तो हम 43 टॉपिक होते हैं। टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज को हम एक टॉपिक नहीं देख सकते, उसे अलग अलग टॉपिक ही देखना होता है। क्यों? क्योंकि पूरी के पूरे प्रोविजंस अलग है। तो ध्यान से सुनिए, मैंने इस एनालिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस और दूसरा है नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, DT एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स के। सबसे पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग बेसिक टैक्स कैलकुलेशन के अलावा हमें 4 सेक्शन बड़े ईमानदारी से पढ़ के जाने हैं। 115 BAA BAB, ये कंपनी से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। साथ साथ में इस साल से जो ऐड हुए हैं 115 BAC BAD, ये जो ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, स्पेसिफिकली 115 BAC की बात करूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 115 BAD। तो 115 BAC पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रख करके जाना और इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। यस सोनू मालिक? इसके बाद चालू करते हैं दूसरा टॉपिक कॉल्ड एज असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में कौन कौन से सेक्शन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट बनते हैं। हम सभी को पता है फेसलेस असेसमेंट आ चुका है, तो फेसलेस असेसमेंट का आपको पूरा प्रोसीजर पढ़ के जाना है। स्पेसिफिकली जो उनकी अथॉरिटी है और अथॉरिटी के जो वर्क है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट अथॉरिटी हो गई, इसके बाद में रिव्यू कमेटी हो गई, टेक्निकल यूनिट हो गए, तो ये वाले पॉइंट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से यूनिट क्या करने वाला है, और हो सकता है इसकी प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो ये 2 चीज़ें तो आपको करके जानी ही है। उसके अलावा कुछ कन्वेंशनल चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। एक है 140A सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि इसमें 191 के तहत जो अमेंडमेंट आया है वो कवर किया गया है। 143.3 रेगुलर असेसमेंट और इसके टाइम लिमिट को आपको याद रख के लेके जाना है। 147 से लेकर के 153 ये एकदम कॉमन चीज़ है जो हर बार एग्जाम के अंदर में आती है। असेसमेंट टॉपिक आए और 147 ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर फाइनेंस एक्ट 21 की अगर मैं बात करूं तो बॉस इसके अंदर में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। मतलब एग्जामिनर को लास्ट टाइम मिलने वाला है 147 के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए। ये सेक्शन ऑल टुगेदर रिवैम्प हो रहा है, तो ये कंफर्म एग्जाम के अंदर में आएगा। 153 ये टाइम लिमिट बताता है हर असेसमेंट को कंप्लीट करने का, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है। टाइम लिमिट को याद रखना, स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो याद रखने हैं 143(1) के, 143(2) के, 143(3), 144 और इससे रिलेटेड जो 147 है, इनके मेजरली आपको टाइम लिमिट पूछेंगे, वो याद रखना है। 156 नोटिस ऑफ डिमांड, यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर के कारण जो टैक्सेबिलिटी आई है नोटिस ऑफ डिमांड की, उसे डिफर की गई है, तो वो वाला पॉइंट है। तो हो सकता है थ्योरी में आपसे नोटिस ऑफ डिमांड के बारे में पूछ ले। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा अपील की। अपील में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देख मेरे भाई, अपील में तेरे को बहुत सारी चीजें दी हुई है। CIT अपील, पूरा उसका पावर, प्रोसीजर, फॉर्म वगैरह दिया हुआ है। ITAT दिया हुआ है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। हम सभी को पता है ITAT का कॉन्स्टिट्यूशन, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये वाले पॉइंट नहीं पूछे जाते। जो स्पेसिफिक पॉइंट आपको पूछे जाता है, एक प्रोसीजर फॉर अपील, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद करके चल जाना। 251 पावर ऑफ CIT अपील, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो पावर ऑफ CIT अपील ये एक ऐसी चीज है जो आपको कंफर्म करके जानी है। रूल 46A फ्रेश एविडेंस, क्या CIT अपील फ्रेश एविडेंस ले सकता है और वो कौन कौन से सिचुएशन में ले सकता है, वो 46A के अंदर में लिखा हुआ है, तो ये पढ़ के जाना, ये थ्योरी का बेस्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 254 ITAT के पावर्स आपको 254 के अंदर में देखने को मिलते हैं। यस, ये मैंडेटरीली पढ़ के जाना। मतलब देखो आप है ना, वो पढ़ने जाओगे ना कन्वेंशनल चीजें कि बॉस ITAT कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ITAT के पावर्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे कौन सा फॉर्म भरना है, उसका प्रोसीजर क्या है, इस पे आप दिमाग मत लगाओ, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, सिर्फ इतनी ही चीजें वो नहीं पूछेगा। सो रादर जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर दिमाग लगाओ। 254 ITAT, अच्छा 254 2A मैंडेटरीली पढ़ के जाना, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, अमेंडमेंट आया है
20% का। स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। आप अगर मेरा क्वेश्चनर देखोगे जो टोटली फ्री डाला हुआ है मैंने यूट्यूब पे, क्वेश्चनर डिस्कशन टोटली फ्री है, तो क्वेश्चनर के अंदर में स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है, ये देख करके चल जाना। और अगर ये भी ना हो सके और डीटी फटाफट रिवाइज करना है तो आप क्या कर सकते हो, पूरा डीटी रिविजन फ्री डाल रहा हूं मैं, वो आप देख सकते हो, रिवीजन बूस्टर, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो रिवीजन बूस्टर। उसके अंदर में भी हमने ये डिस्कस किया, ये अमेंडमेंट आया, स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है कंफर्म, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। फेसलेस अपील आया है, क्या याद रखोगे, सबसे पहले अथॉरिटी के नाम और उसके फंक्शन क्या है, और दूसरा प्रोसीजर, फेसलेस अपील का प्रोसीजर क्या होगा, ये दो चीजें याद रख लेना। इतना बड़ा जो पूरा स्कीम है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर और कौन सा अथॉरिटी क्या करता है। इनिशियली ये नई नई स्कीम आई है तो ये दो चीजें आपको पूछ सकते हैं अगर पूछ भी लिया तो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवीजन। रिवीजन के अंदर में हमें दो सेक्शन पढ़ने होते हैं, 263, 264। 264 पढ़ के जाना, ये आता है, और 264 ए और बी फेसलेस ऑर्डर अब निकालेंगे तो इससे रिलेटेड पावर दिए हुए हैं, पावर दिए हुए हैं, तो वो एक बार पावर पढ़ के चल जाना। पावर का अगर आप एक भी सेक्शन पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे यही वर्ड लिखा हुआ है, यस। इसके बाद में आते हैं सर्च एंड सीजर टॉपिक के ऊपर। सर्च एंड सीजर टॉपिक के ऊपर अगर हम आए तो सबसे पहले 133A अप्रूवल, कंफर्म इसके ऊपर एक केस स्टडी क्वेश्चन बना करके देगा आपको कि सर्च एंड सर्वे के लिए, सॉरी सर्वे के लिए जा रहे थे, इस अथॉरिटी से अप्रूवल लिए है, क्या ये वैलिड ऑर्डर है या नॉट वैलिड ऑर्डर है। इस बार का अमेंडमेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वे स्पेसिफिक अथॉरिटी ही अप्रूव कर सकती है, तो वो अथॉरिटी को बाय हार्ट लर्न करके चल जाना, एक क्वेश्चन आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। 153ABC इस को पूछने का लास्ट टाइम है एग्जामिनर के पास, मई 21 नवंबर 21 एग्जामिनेशन के अंदर में, तो ये चल जाना। 153 जिसके ऊपर सर्च हुई है उसका असेसमेंट, 153C अदर पर्सन का असेसमेंट, और 153B इनके टाइम लिमिट्स देता है कब तक के इसे कंप्लीट करना है। तो ये तीन सेक्शन आपको पढ़ के जाने हैं सर्च एंड सीजर के अंदर में। वो जो बाकी के सेक्शन है ना 131, 131, 133, वो इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं बनते, ये ज़्यादा रेलेवेंट बनते हैं। इसके साथ साथ जब आप सर्च एंड सीजर पढ़ोगे तो 69 की सीरीज वाले जो सेक्शन है ना, ये वाले अपन जिसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, 69 की सीरीज पूरी पढ़ के जाना। और ये तीन सेक्शन तो बाय डिफॉल्ट में आते हैं, 269 SS, T एंड ST, ये तीन सेक्शन आपको पढ़ के जाना है। इससे रिलेटेड पेनल्टी भी तुरंत पढ़ लेना, 271D, 271DA, 271DB, इससे रिलेटेड ये तीन पेनल्टी है, ये तीन पेनल्टी आपको क्या करनी है, पढ़ के जानी है। तो सर्च एंड सीजर के अंदर में इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा, आपको 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इतने 43 टॉपिक्स है, इसमें से कितना पढ़ना है और उसमें से भी आप काट छाट करके क्या पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं एंड तक के बच्चे के पास टाइम ही नहीं रहता कि वो इतना पढ़ सके। तो एग्जाम से पहले क्या क्या पढ़ के चल जाओ जिसमें आपका सारा काम हो जाएगा। आप इतना भी पढ़ के चल जाते हो आपका सारी चीज खत्म हो सकती है। कहां से पढ़ सकते हो, आप जो मटेरियल कैरी कर रहे हो पढ़ रहे हो उससे तो आप पढ़ ही सकते हो, साथ साथ में मेरा फास्ट ट्रैक बुक है, इसके अंदर में भी ये सारे सेक्शन लिखे हुए हैं, तो आप वहां से भी बहुत अच्छे से ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं मालिक, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता है, अच्छा असेसमेंट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक है जिसको मैंने नॉट सो इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर में रखा है। जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में, इसको एग्जाम के टाइम पे अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे, रिवीजन के टाइम पे आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। रेक्टिफिकेशन 154 का सिंगल सेक्शन है, रेक्टिफिकेशन नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। एज सच इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट है तो एग्जामिनर में भी रेक्टिफिकेशन के ऊपर इतना क्वेश्चन ना पूछे, राइट। सेटलमेंट कमीशन मैंने नॉट सो इंपॉर्टेंट के अंदर में रखा है, मैं पहले सेटलमेंट कमीशन बोल रहा हूं, बाद में एडवांस रूलिंग पे आऊंगा। सेटलमेंट कमीशन मैं नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रहा हूं। सेटलमेंट कमीशन में अगर पढ़ना भी है तो तीन सेक्शन पढ़ के चल जाना, एक पावर ऑफ सेटलमेंट कमीशन, दूसरा ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी सेक्शन 245H, और तीसरा पावर टू वेव इंटरेस्ट। जो पावर है ITSC का, पावर टू वेव इंटरेस्ट, अंजुम घास वाला के केस के साथ हम लोग पढ़ते हैं, तो वो एक चीज आप यहाँ पे ये तीन चीजें आपने सेटलमेंट में पढ़ ली, गेम ओवर हो जाएगा, इससे ज्यादा सेटलमेंट में कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा एडवांस रूलिंग, इंटरनेशनल टैक्स का टॉपिक है एडवांस रूलिंग, आप सभी को पता होगा, मैं मॉड्यूल 1 के साथ पढ़ाता हूँ इसको। इसके अंदर में तीन चीजें पढ़ लेना, एडवांस रूलिंग में तीन चीजें पढ़ लेना, एक 245S जो बाइंडिंग नेचर ऑफ एडवांस रूलिंग है, दूसरा 245U पावर ऑफ एडवांस रूलिंग, और तीसरा कब एडवांस रूलिंग वर्ड डिक्लेयर कर सकते। ये तीन सेक्शन पढ़ लोगे एडवांस रूलिंग, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा क्लबिंग नाम का एक टॉपिक है, मैंने इसे नॉट सो इंपॉर्टेंट में रखा है, इसमें दो चीजें आप मेजरली पढ़ के चल जाना, एक माइनर इनकम की क्लबिंग किस तरीके से होती है, और दूसरा क्रॉस ट्रांसफर का केस। क्रॉस ट्रांसफर का आप केशव जी मुरारजी केस जो हम लोग पढ़ते हैं, क्रॉस ट्रांसफर का आप केस पढ़ लेना। मैं क्लबिंग का प्रोविजन इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जब अमाउंट क्लब की जाती है तो 1032 का एग्जाम्पशन आता है, अगर एसएससी ने 115 BAC ऑप्ट किया है तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलता। तो मे भी ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जहां पे आपके दोनों नॉलेज को क्या कर दिया जाए, टेस्ट कर दिया जाए।
यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 खत्म होता है और हम चलते हैं कंप्यूटेशन वाले पार्ट पे, हेड्स ऑफ कंप्यूटेशन में। मेजरली जब हम हेड्स चालू करते हैं तो एक होता है एग्रीकल्चरल इनकम, जो हेड में तो नहीं आता बट हम इसे पीजीबीपी के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जब आप एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे होंगे तो मेजरली दो चीजें पढ़िए, एक पार्शियल इंटीग्रेशन वाला पॉइंट पढ़ लीजिए आप, मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इंडिविजुअल एचयूएफ्स के लिए जो होता है वो। दूसरा, टी कॉफी रबर के केस में हम एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर करते हैं, रूल 7 और 8 लगा करके, वो एक बार आप परसेंटेज पढ़ के चल जाना। एग्रीकल्चर में ये दो चीजें पढ़ लोगे बहुत हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं हेड्स के ऊपर आऊं तो सबसे पहले हेड की बात करता हूं मैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एक ऐसी चीज है जो फाइनल के अंदर में आता ही आता है। कैपिटल गेन एक ऐसी चीज है जो फाइनल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 99% ऑफ द टाइम इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। रीसेंट टाइम्स में 112A बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, राइट। लेकिन मुझे लगता है इस बार आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगा, बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट। यस, 50C के अंदर में अमेंडमेंट हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5% की जगह 10% अब हमें कंसिडर करनी है। एट द सेम टाइम 50CA के अंदर में आपको बताया गया है कि किन किन लोगों के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मेजर चेंजेस हुए हैं, उसमें भी कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या आता है वो पॉइंट मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर 1/4/2001 को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर कंफर्म आपको एक क्वेश्चन बना सकता है। तो मेरे को लगता है एग्जामिनर आपको 49 प्लस 50C के बेस पे एक क्वेश्चन बना के देगा और आपको कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने बोलेगा। जब भी कैपिटल गेन कंप्यूटेशन आता है तो आपको मैंडेटरीली एग्जाम्पशन का क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जाम्पशन के कौन से सेक्शन आपको मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं? 54 पढ़ लेना, 54GB पढ़ लेना, राइट। 54 पढ़ लेना, 54GB पढ़ लेना, 54EC पढ़ लेना, 54EE पढ़ लेना। ये चार बस पढ़ के चल जाना, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो आते हैं कैपिटल गेन में वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये चार तो बिल्कुल आपको पढ़ के जाने हैं, इसको छोड़ना ही नहीं है। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 ये पढ़ के जाना, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में भी आपके काम आएगा। तो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 पढ़ के जाना और इसके ऊपर अगर पॉसिबल है तो एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 50B स्लम सेल, ये तो पर्सनल फेवरेट है एग्जामिनर का। फाइनल लेवल पे स्लम सेल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्लम सेल पूछा जा सकता है आपको। और स्लम सेल के अंदर में अमेंडमेंट भी है कि स्लम सेल में जो हम लोग को सर्टिफिकेट देना पड़ता है वो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न देना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड आपको कोई पॉइंट हो सकता है। अगर हम बात करें स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल गेन, तो उसमें सेक्शन 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन और रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट 45(5)(a) का पॉइंट आपको पूछ सकता है। तो ये दो आप एक बार चेक करके चल जाना, राइट। इसके बाद आते हैं सेक्शन 47 के ऊपर, ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ चीजें जो बाय डिफॉल्ट के अंदर में आपसे पूछा जाता है, रिवर्स मॉर्गेज हो गया, गिफ्ट हो गया, अमलगमेशन हो गया। मेजरली जिसको याद करके जाना बाय हार्ट वो है IFSC रिलेटेड पॉइंट, राइट। जो हम लोग सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर में बेटा? IFSC के अंदर में। IFSC के अंदर में जो हम लोग को सिक्योरिटी ट्रांसफर करना होता है, दीज आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। दीज आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। और जो IFSC में ट्रांसफर होता है उसके अंदर में हम सिक्योरिटी और डेरिवेटिव कंसीडर करते थे, और भी सिक्योरिटी की लिस्ट ऐड हुई थी, तो वो सिक्योरिटी की लिस्ट पूरी पढ़ के चल जाना। हो सकता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करके मिल जाए। तो ये एक चीज है जो आपको पूछी जा सकती है। साथ में आप सभी को पता है साइड पॉकेटिंग का कंसेप्ट आया है, राइट। कंपनीज के ऊपर साइड पॉकेटिंग का कंसेप्ट आया है, दैट इज कंपनी अब मेन पोर्टफोलियो और अपने सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अलग अलग कर सकती है। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पॉइंट आया है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के लिए, मेजरली उसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो एक बार पढ़ के चल जाना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। अगर आप कैपिटल गेन में इतना भी पढ़ लेते हो काम खत्म, इसके अलावा आपको मेजरली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पीजीबीपी के ऊपर। हम सभी को पता है पीजीबीपी का क्वेश्चन बनाया जाता है, और जो पीजीबीपी का क्वेश्चन होता है 99% ऑफ द टाइम विदाउट मैट होता है, प्लस इसमें डिडक्शन पूछे जाते हैं। पीजीबीपी के अंदर में जो केस लॉज होते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन कंप्यूटेशन के ऊपर होता है। जो जुडिशियल अपडेट्स आते हैं, जुडिशियल अपडेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, और केस लॉज के ऊपर क्या बनाया जाता है? क्वेश्चन बनाया जाता है, राइट। तो इस बार के जो जुडिशियल अपडेट्स आएंगे, वैसे अभी तक के मे एग्जाम के लिए जुडिशियल अपडेट्स आए नहीं है, अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने देने थे, वो अब तक इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हर टीचर ने ऑलमोस्ट अमेंडमेंट निकाला हुआ है, पर अब तक इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट नहीं आए हैं। केस लॉज जो इंस्टीट्यूट देता है वो अब तक के नहीं आए हैं। इस बार खुद इंस्टीट्यूट ही लेट चल रहा है, अगले महीने में एग्जामिनेशन है भाई साहब,
यस और नो। तो एक जो जुडिशियल अपडेट्स आएंगे उसमें से जो रेलेवेंट केस लॉज होंगे वो एक बार आपको पढ़ के जाना है, पीजीबीपी से रिलेटेड जो होंगे। दूसरा, आपको पीजीबीपी का क्वेश्चन पढ़ना ही है, साथ साथ में डिडक्शंस जो टॉपिक पढ़ते हैं ये आते हैं आपको। तो मेजरली पीजीबीपी के साथ जो डिडक्शंस आपको याद रखने होते हैं, एक 80G डोनेशन वाला पॉइंट होता है, हम लोग प्रॉफिट कंप्यूटेशन में एड बैक करते हैं और वहां डिडक्ट करते हैं। 80GGB पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन। इसके बाद में 80M नया डिडक्शन आया है, अगर कंपनी को डिविडेंड मिला है और वो भी डिविडेंड दे रही है तो उसके लिए 80M का डिडक्शन मिलता है उसको। 80JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए डिडक्शन मिलता है। तो ये वो सारे सेक्शन हैं जो उसको पढ़ के जाने हैं। आईसीडीएस की अगर मैं बात करूं तो आईसीडीएस आपको एप्लीकेबल है, आईसीडीएस 2, आईसीडीएस 6 और आईसीडीएस 8 मेजर मेरे को लगता है ये तीन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग भी हो सकती है। तो ये तीन आईसीडीएस आपको मेजरली पढ़ के जाना है, राइट। वैसे तो पूरा पीजीबीपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन वाइज किसी के ऊपर आपको स्ट्रेस देना है। तो एक रूल 40A3 विथ 6DD जो कैश पेमेंट हम लोग करते हैं उससे रिलेटेड, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 44AA 44AB मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट। ऑडिट के ऊपर तो कंफर्म आपको क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है, क्योंकि ऑडिट की लिमिट चेंज हुई है डिपेंडिंग अपॉन योर कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। तो इसके ऊपर आपको कंफर्म क्वेश्चन आएगा 44AB के ऊपर, 99% चांसेस है, आप देख करके चलिएगा सर। 44AD ADA राइट, प्रिजम्पटिव इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको पूछे जा सकते हैं। 44A आते आते वाले पॉइंट है। सेक्शन 35 के अंदर में अमेंडमेंट हुए, जहां जहां पे भी वेटेड डिडक्शन थे, 35, 35 CCC, 35 CCD, 35 2AB, सारे जगहों के वेटेड डिडक्शंस खत्म कर दिए हैं। तो 35 की सीरीज के अंदर में आपको क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिल सकता है कि इसको इतना डोनेशन दिया तो डिडक्शन कितना, इसको इतना डोनेशन दिया तो डिडक्शन कितना। डेप्रीसिएशन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो भी आपको किस एस्पेक्ट में क्वेश्चन बनेगा, वो बैकवर्ड एरिया ऑफ एपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, क्योंकि उस केस में एडिशनल डेप्रीसिएशन रिस्ट्रिक्ट हो गया है 20% पे। तो जो पहले 35% मिलता था अब 20% पे वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो याद रखना, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो पीजीबीपी में देखा जाए वैसे तो ओवरऑल पीजीबीपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने सेक्शन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, प्लस इतने डिडक्शन पीजीबीपी के साथ याद रखना, प्लस केस लॉज जो आएंगे इसमें से एक क्वेश्चन आपको पीजीबीपी का आता ही आता है, प्लस आईसीडीएस में मेजरली इतने आईसीडीएस याद रखिएगा, आईसीडीएस 2, आईसीडीएस 6 एंड आईसीडीएस 8, ये तीन याद रख लो, काम खत्म। IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड कंफर्म एग्जाम में है। इसमें भी डिविडेंड वाला पॉइंट कंफर्म एग्जाम में है, क्योंकि दो पॉइंट पे ये स्ट्राइक करता है। एक, एनहांस सरचार्ज डिविडेंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, डिविडेंड से बहुत सारे सेक्शन एक साथ स्ट्राइक करते हैं। सेक्शन 56 डिविडेंड टैक्सेबिलिटी, सेक्शन 57 में अमेंडमेंट आया है, डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, अगर ये कैपिटल कहां इन्वेस्ट किया है, आपने शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट किया है। तीसरी चीज, आपको 80M का डिडक्शन कंपनीज के लिए आया है। टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई 194 में, तो 194 भी यहीं पे पढ़ के जाना जब आप टीडीएस का एंगल पढ़ रहे होंगे। 195 अगर नॉन रेसिडेंट को टीडीएस दे रहे हो तो सेक्शन 195 में टीडीएस कटेगा, तो वो एंगल भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये एक फेवरेट टॉपिक बन सकता है यहाँ पे। तो तीन चीजें, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, डिविडेंड एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं इधर आऊं, जब हम पीजीबीपी पढ़ते रहते हैं तो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज से और दो टॉपिक पढ़ने चाहिए पीजीबीपी के साथ ही। एक टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ फर्म अगर उठाओगे तो मेजरली 3 सेक्शन पढ़ लेना, काम खत्म। 40B क्योंकि ये लिमिट्स देता है, 184 कब एक फर्म को फर्म माना जाएगा, और 189 जब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो उस केस में असेसमेंट कैसे होगा। ये 3 सेक्शन पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ एओपी की अगर मैं बात करूं तो 167B और 67A, एओपी के टैक्स रेट मेजरली इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिचुएशन में क्या टैक्स रेट लेने हैं। ये 2 पढ़ लोगे, काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, इससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बात करूं तो सेक्शन 79 पढ़ के जाना। प्राइवेट कंपनी के केस में कैसे सेट ऑफ का प्रोविजन होगा, इसमें 2 क्राइटेरिया अलग अलग है, एक एलिजिबल स्टार्टअप के लिए, एक नॉट एलिजिबल स्टार्टअप के लिए। तो एलिजिबल स्टार्टअप वाला अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बन सकता है। सैलरी और एचपी के बारे में भी बात बता देता हूं। वैसे तो फाइनल लेवल पे सैलरी और एचपी आने के चांसेस नहीं के बराबर है, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि सैलरी के ऊपर क्वेश्चन आपको इस बार बनाया जा सकता है। 115 बीएससी का इंपैक्ट सैलरी के ऊपर सबसे ज्यादा है कि ये अलाउंसेस आपको मिलेंगे, ये अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। आप मेरा रिवीजन लेक्चर देख लेना, रिवीजन लेक्चर के अंदर में सारी चीजें कवर्ड है बहुत डिटेल में कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अमेंडमेंट लेक्चर भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो वो एक बार आप देख लेना क्या क्या पढ़ के जाना है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक चीज, 2 अमेंडमेंट है सैलरी के अंदर में। पहला अमेंडमेंट, आरपीएफ सुपर एन्युएशन फंड और पेंशन फंड के अंदर में कंट्रीब्यूशन 7,50,000 के ऊपर होता है तो वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन को हम परक्विजिट मानेंगे, राइट। उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिक्स्ड विथ 80 सीसीडी। पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन बताया जाएगा जिसका डिडक्शन आपको 80 सीसीडी 2 में मिलता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का, तो इससे लिंक्ड एक प्रॉब्लम आएगा। अमेंडमेंट लेक्चर देखना, उसमें मैंने पूरा एग्जाम्पल बना करके दिया है, बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। प्लस 115 बीएससी के इंपैक्ट यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे कि अगर एसएससी ने 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा तो फिर उसको डिडक्शंस नहीं मिलता, कोई भी लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता, फ्री वाउचर्स नहीं ले सकता और कुछ अलाउंसेस वो क्लेम नहीं कर सकता। तो वो एस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन वैसा बन सकता है क्योंकि वो आपको 115 बीएससी भी टेस्ट कर लेंगे, सैलरी भी टेस्ट कर लेंगे और डिडक्शन भी टेस्ट कर लेंगे। तो टोटल इनकम का एंड टैक्स लायबिलिटी का एक कंप्यूटेशन वैसा बन सकता है आपका। एक है एचपी। एचपी के अंदर में मेजरली आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एचपी का 115 बीएससी का इंपैक्ट एचपी में देखने को मिलता है कि अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट किया होगा तो फिर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट जो 2,30,000 मिलता है वो नहीं मिलेगा। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप ये लॉस जो होगा ये सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, इसे क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड ही करना होगा। यस, तो ये हो गए 5 हेड। सो अब तक हमने क्या देखा, पूरा असेसमेंट वाले टॉपिक्स देख लिए हम लोगों ने। फिर दूसरी चीज देखी हमने हेड्स, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, यहां तक के हम लोग आ गए। आओ स्पेसिफिकली बात करता हूं डिडक्शन की। कौन कौन से डिडक्शन आपको पढ़ के जाने हैं, ये डिडक्शन इतने रेलेवेंट है, डिडक्शंस कहां कहां मेजर रोल प्ले करेंगे। एक पीजीबीपी कंप्यूटेशन में, दूसरा डीटीडब्ल्यूए। डीटीडब्ल्यूए जब आप जाते हो तो वहां पे आपको डिडक्शंस पूछता है रिलीफ से पहले। तीसरा नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के वक्त आपको डिडक्शंस पूछे जाते हैं। टैक्सेशन ऑफ कंपनीज का पॉइंट आते वक्त आपको ये पूछे जाते हैं। कौन कौन से डिडक्शन आपको मेजरली पढ़ के जाने, एटी, टीटीए, टीटीबी, सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट से रिलेटेड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। एटीजी डोनेशन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, पीएम केयर फंड को डोनेशन दिया, 100% डिडक्शन अलाउड का अमेंडमेंट आया है। एटीसी टीयर 2 अकाउंट के अंदर में आप डालते हो तो इट इज कवर्ड इन एटीसी, ये अमेंडमेंट आया है। एटीजीजीबी, इंडियन कंपनीज पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है, अलाउड एज डिडक्शन। क्यूक्यूबी, आरआरबी, रॉयल्टी ऑन बुक्स, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स के ऊपर डिडक्शन आपको मिल सकता है। एटीजेजेएए, इसको तो कंफर्म पढ़ के जाना है, एग्जामिनर का फेवरेट है रिसेंट टाइम्स में। एटीएम इज द न्यूएस्ट डिडक्शन, ये ऐड किया गया है। एटीजीजीए, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च का जो डिडक्शन मिलता है उसमें अमेंडमेंट है, वो पढ़ के जाना। एटीईईबी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन है, ये पढ़ के जाना, पिछले साल का अमेंडमेंट है। एटीपीए, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के लिए डिडक्शन मिलता है, ये पढ़ के जाना। एटीएलए, आईएफएससी से रिलेटेड अमेंडमेंट आया है इसमें, तो एटीएलए आपको क्या करना है मालिक, पढ़ के जाना है। देखिए सेक्शन वाइज अमेंडमेंट बताने का लॉजिक ही यही है कि आप इन सेक्शंस के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करके जाना। सर आप बोलोगे सर कौन से सेक्शन छोड़ दिए, पूरे 80 आईए, आईबी, आईसीआईडी की लिस्ट छोड़ दी मैंने, 80 डी, डीडी, डीडीबी ये छोड़ दिया है मैंने। यस, क्योंकि वो बहुत जनरल हो चुकी है और एग्जामिनर के पास अभी ये करंट टॉपिक है जो आपको पूछा जा सकता है। यस मालिक, डिडक्शन। फिर आता है इंटरेस्ट, मेजर इंटरेस्ट 234 एबीसी, 244 ए, इसमें भी 234 एबीसी आपको पढ़ के जाना है, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है और मेजर फोकस रखना 234 बी और सी पे, उसमें भी 234 सी पे ज्यादा फोकस रखना क्योंकि इसका प्रोसेस चेंज हो रहा है अगले साल। तो एग्जामिनर के पास लास्ट टाइम है मई नवंबर 21 कि वो इसको क्या कर सके, पूछ सके। नेक्स्ट मालिक पेनल्टी टॉपिक। पेनल्टी टॉपिक कंफर्म एक क्वेश्चन पेनल्टी के ऊपर होता है, 99% ऑफ द टाइम उसके ऊपर काय पे होता है, 270 है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के ऊपर क्वेश्चन होता है। सो मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। 271 AAD, फॉल्स एंट्री से रिलेटेड पेनल्टी है, वो आपको पूछा जा सकता है। सेक्शन 271 GB, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का जो है वो आपको पेनल्टी पढ़ना है। 271 के स्टेटमेंट नहीं दिया तो एक नया पेनल्टी इंट्रोड्यूस हुआ है 271 के, ये पढ़ के जाना। 276 सी और 276 सीसी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, ये 2 सेक्शन पढ़ के चल जाना, काम खत्म हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम पेनल्टी आप एक बार भी पढ़ लो तो बहुत है, एग्जाम से पहले ये आपको सब पढ़ के जाना है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव एबीसी एनालिसिस का यही होता है कि कम टाइम के अंदर में कैसे अपने को पता चल जाए कि कितना स्पेसिफिक स्टडी करना है। यह स्पेसिफिक स्टडी ना आपको सबसे ज्यादा स्कोर करने में मदद करती है।
राइट और इतना अगर पता चल गया कि हाँ भाई इधर से ये पढ़ना है, इधर से ये पढ़ना है, इधर से ये पढ़ना है, तो एटलीस्ट जो नहीं पढ़ना है हम उसे बाजू करके हमारा जो वो 1 डे होता है ना या 1.5 डे एग्जाम से पहले हम उसको बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। यही कई बच्चे गलती कर देते हैं कि वो अपना क्या खो देते हैं, ये स्ट्रीमलाइन करना खो देते हैं। आते हैं टीडीएस के ऊपर। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इस बार टीडीएस के ऊपर है, एकदम हॉट टॉपिक है टीडीएस। कुछ सेक्शन कंफर्म इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, राइट। अगर आप May 21 का आरटीपी देखोगे, इससे याद आया मैंने आरटीपी डिस्कशन भी डाला है, पूरा का पूरा देख लेना अगर टाइम होगा तो, पूरा आरटीपी डिस्कशन डाला है। कुछ एकदम हॉट चीजें हैं टीसीएस, पहला फोकस। टीडीएस बाद में पढ़ने का, इस बार पहले टीसीएस पढ़ने का। उसमें भी 206C पढ़ोगे जो टीसीएस से रिलेटेड सेक्शन है, उसमें भी मैं आपको बता दूं 206C 1G 1H पहले पढ़ना। दोनों अमेंडमेंट है, फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन टूर, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। ये सभी के सभी अमेंडमेंट के अंदर में है। May 21 आरटीपी पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये चीजें पहले पढ़ना। इस बार पहले टीसीएस पढ़ना और फिर टीडीएस पे आना। टीडीएस में प्रोसीजरल एस्पेक्ट तो आपको नहीं दिखेंगे, पर ये जो स्पेसिफिक सेक्शन में आपको बता रहा हूं, इतना करके चल जाओगे टीडीएस में हो जाएगा। बाकी सब बहुत सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो पढ़ने की टीडीएस के अंदर में, जो इतने सारे सेक्शन है। 194C के अंदर में 3 अमेंडमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक 194C के अंदर में जो आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अमेंड हुई है। हाँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो इससे रिलेटेड एक केस स्टडी क्वेश्चन आपको बना के दिया जाएगा। कोविड के कारण 75% से रिडक्शन हुआ है और इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी करना है जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर हो और प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर हो। ये जो अमेंडमेंट है ये 194C, 194J, 194H, 194A सभी के अंदर में कॉमन आईवी अमेंडमेंट है, कॉमन अमेंडमेंट है। तो ये देख लेना। 194N के अंदर में अमेंडमेंट है कैश विड्रॉल के ऊपर। अगर आपने 3 साल के रिटर्न भरे या नहीं भरे उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वाला पार्ट देख के जाना, क्योंकि May 21 के आपके आरटीपी में इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। 194M स्पेसिफिक चीज है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो ये पढ़ के जाना, रीसेंट है, एग्जामिनर फ्रीक्वेंट पूछने के चांस रखता है। 194IB IC पूछा जा सकता है, तो ये रखना, मतलब 194I की जगह IB आपको पूछा जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। 194I में सिमिलर अमेंडमेंट्स हुए हैं, एक तो रेट रिड्यूस हुआ है। 194J की एक बात बता दूं, 194J में टीडीएस के रेट्स चेंज हुए हैं। टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% आ गया है और रॉयल्टी इन केस ऑफ फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन के लिए आपको 2% आ गया है। तो ये एक और अमेंडमेंट है जो 194J में है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले। 192 जो ये है आपका क्या बोलते हैं, ईसॉप से रिलेटेड जो एम्प्लॉयर को टीडीएस डिडक्ट करना है, अब इसको डिफर कर दिया गया है, राइट। तो ये कॉमन अमेंडमेंट है जो आपको 140A के अंदर में भी देखने को मिलता है, उसके टाइमलाइन से रिलेटेड 156 के अंदर में भी देखने को मिल सकता है और 192 में भी। एग्जामिनर के पास सबसे ज्यादा टाइम है कि इसे 192 के साथ पूछा जाए, तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में मैं आपको नेक्स्ट लेके जा रहा हूं मैट के ऊपर। मैट के ऊपर इस बार मुझे कम चांसेस लगते हैं कि भैया बहुत डेंजर क्वेश्चन आ सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैट में बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए या एएमटी निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर में 115 बीएसी के इंपैक्ट ये है कि अगर 115 बीएसी ऑप्ट किया होगा या कंपनी ने बीएबी ऑप्ट किया होगा, तो मैट एप्लीकेबल नहीं है या एएमटी एप्लीकेबल नहीं है। ये एक पॉइंट हो सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी 1 और 2 बुक प्रॉफिट या एएमटी कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आ सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट, इस टॉपिक को हम कैसे भूल सकते हैं, एग्जामिनर की जान, एग्जामिनर की शान, और ये टॉपिक ना पूछे तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। यस और नो। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो जो नया प्रोसीजर है, इसे 1/4/2021 को क्या कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। तो ओल्ड प्रोसीजर ही है रजिस्ट्रेशन का जो हमें पढ़ना है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, 3 से 4 चीजें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट पूछी जाती है। एक, कौन कौन सी ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्प्ट है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चनेयर में जाना, जो मैंने डाला हुआ है, क्वेश्चनेयर में जाना, मोर देन 20 प्रॉब्लम सॉल्व है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो क्वेश्चनेयर आपने 1 से 2 बार भी अगर सॉल्व कर लिया तो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस वाला इशू ही खत्म हो गया। यानी एक बार आपने क्या कर लेना, मेरा बूस्टर देख लेना, और साथ साथ में 2 बार आपने क्वेश्चनेयर डिस्कस कर दिया, मैं आपको कहता हूं 60+ आप वैसे ही ला लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक, ट्रस्ट की कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर पॉइंट पूछा जाता है। अगर
ट्रस्ट सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन क्लेम कर रहा है तो सेक्शन 10 के एग्जाम्पशन नहीं मिलते, एक्सेप्ट 1023C अमेंडमेंट आया 1046 वाला भी AICTE का, तो वो आपको शायद पूछा जा सकता है। एग्जिट टैक्स 115 TD, ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का उठ सुट के पूछ लेता है एग्जिट टैक्स क्या होगा। साथ साथ में एनोनिमस डोनेशन का ट्रीटमेंट आपको बहुत फ्रीक्वेंट है, ट्रस्ट की इनकम के साथ एनोनिमस डोनेशन का जो ट्रीटमेंट है उसका। प्लस कैपिटल गेन, ट्रस्ट के केस में कैपिटल गेन किस तरह से निकाला जाएगा 11(1)(a) के अंदर में आता है। तो इतनी चीजें बस ट्रस्ट के अंदर में पढ़ के चल जाना, काम खत्म हो जाएगा, राइट। टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में मैं डाल रहा हूं, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर करीब 2 साल हो चुके हैं, क्वेश्चन नहीं आया। 2 साल मतलब 4 अटेम्प्ट से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और इसमें अमेंडमेंट है। जब भी हम लोग बिजनेस ट्रस्ट पढ़ते हैं 194 LBA साथ में पढ़ते हैं, 194 LBA के अंदर में अमेंडमेंट है, ये TDS का सेक्शन है जो इसके साथ पढ़ा जाता है। तो 194 LBA के अंदर में अमेंडमेंट है, यहां चल जाना। 1023 FC के अंदर में अमेंडमेंट है, ये देख लेना, राइट। ये डिविडेंड एस्पेक्ट इसका पूछेगा, डिविडेंड अगर यूनिट होल्डर को मिल रहा है तो क्या, कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा कि अगर SPV ने बिजनेस ट्रस्ट को दिया, बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को दिया डिविडेंड, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये आपको पूछेगा रादर देन सिंपल डिविडेंड वाला पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल है या नहीं, यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल है या नहीं, ये प्योरली डिपेंड करता है कि SPV ने 115BAA ऑप्ट किया है या नहीं। अगर उसने ऑप्ट किया है तो टैक्सेबल, नहीं ऑप्ट किया नॉट टैक्सेबल। और इसी के चलते बिजनेस ट्रस्ट को अकॉर्डिंगली TDS डिडक्ट करना है 194 LBA के अंदर में। तो ये जो सिचुएशन है ना कि बॉस डिविडेंड का क्या होगा यूनिट होल्डर के हाथ में, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल इशू है किसी भी बिजनेस ट्रस्ट के लिए, राइट। 115 UA आपको बताता है टैक्सेबिलिटी किस तरह से होती है यूनिट होल्डर की, तो ये पढ़ के चल जाना। 1023 FCA पढ़ के चल जाना, काम खत्म। इतना बिजनेस ट्रस्ट के अंदर में आप लोग पढ़ के चल जाना। स्पेसिफिक जिसके ऊपर फोकस करना है वो है 1023 FC, 194 LBA, और ये डिविडेंड जब किसके हाथ में आएगा, यूनिट होल्डर के हाथ में आएगा, इसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, ये पढ़ के चल जाना, काम खत्म। क्वेश्चनर में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, आराम से आप गो थ्रू कर लेना। यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ओवर। डायरेक्ट टैक्सेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। बेसिक, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिवीजन, सर्च, कैपिटल गेन, PGBP, IFOS, डिडक्शन, इंटरेस्ट, पेनल्टी, TDS, मैट, चैरिटेबल, बिजनेस ट्रस्ट, ये DT के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। अब नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी, रेक्टिफिकेशन, एडवांस रूलिंग, सेटलमेंट, क्लबिंग, एग्री, टैक्सेशन ऑफ फर्म, AOP, BOI, सेटलमेंट, सेट ऑफ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कुछ और नॉट सो इंपॉर्टेंट की लिस्ट पढ़ लेते हैं। एडवांस टैक्स, जब आप एडवांस टैक्स पढ़ते रहोगे एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, प्रोविजो टू सेक्शन 234 कि क्या लॉटरी और कैपिटल गेन के केस में एडवांस टैक्स आता है क्या। बाकी एडवांस टैक्स की सारे कंप्लायंसेस आपको भी पता है, तो एक ये प्रोविजो वाला पार्ट पढ़ के चल जाना, बाकी नॉट सो इंपॉर्टेंट। टैक्सेशन ऑफ HUF, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एक बार भी अगर आपने देख लिया होगा तो एग्जाम के टाइम पे आप इसको बिल्कुल छोड़ के चल जाना। टनेज टैक्सेशन, टनेज टैक्सेशन के अंदर में जो प्रिजम्पटिव रेट है, बस वो प्रिजम्पटिव रेट के टेबल को याद कर लेना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाना। टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो इनकम होती है 100% डिडक्शन दिए हुए हैं। बैलेंस इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 1 लाख के अलावा वो टैक्सेबल होती है। तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछ ले अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के साथ, तो एक आध बार भी देख लोगे तो बहुत ईजी है, बड़ा सिंपल है, कर लोगे आप। टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन फंड, आप बिल्कुल ये पढ़ के एक बार भी अगर आपने पढ़ लिया होगा तो काम खत्म। ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है और एग्जामिनर के पास इस बार पूछने के लिए बहुत है अमेंडमेंट्स के साथ साथ, तो मेरे को लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार भी पढ़ लिया होगा आपने तो बहुत हो गया, काम नहीं है इसके अलावा। टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर, यस। कई लोग कहते हैं कि भैया असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज को एक टॉपिक देखो, ये एक टॉपिक कभी नहीं देखा जा सकता, ये एक टॉपिक कभी नहीं देखा जा सकता क्योंकि इतने प्रोविजन है, सबको अलग अलग देखना होता है, यस। तो ये एक टॉपिक के जैसे आप कभी इसको देखो ही मत, ये अलग अलग टॉपिक है और इतना सेंस आपके पास है कि बॉस ये अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग प्रोविजन है, तो उसको अलग अलग देखा जाए। टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर में एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 72AA, अमलगमेशन से रिलेटेड है, बैंकिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के, तो वो एक बार पढ़ लेना, अमेंडमेंट है तो वो बस एक बार पढ़ के चल जाना। मेरे हिसाब से अमलगमेशन में वो कुछ पूछ सकता है तो वो शायद वो पूछ लेगा केस स्टडी डाल के। टैक्सेशन ऑफ बायबैक,
अमेंडमेंट अब इसके 2 साल पुराने हो चुके, तो मेरे को नहीं लगता अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन 46(1) 46(2) के साथ डील करते हुए ये आप कैपिटल गेन में भी खत्म कर सकते हो, इसको अलग से पढ़ने का पॉइंट नहीं है। एग्जम्पशन टॉपिक 10AA SEZ से रिलेटेड बेनिफिट अब नहीं मिलने वाला है, आप सभी को पता है। तो हो सकता है आपको एक पुराना क्वेश्चन दे दे और बोले कि भैया क्या करो, डिडक्शन कंप्यूट करके दे दो। तो पुराने सालों से रिलेटेड हो सकता है जिसका डिडक्शन आपको इन सालों में भी मिले, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दिया। यहां आप देखोगे तो डायरेक्ट टैक्सेस का इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग हो गया। एक बात को तो आप बिल्कुल अप्रिशिएट करोगे कि मैंने हर टॉपिक उसमें भी क्या क्या सेक्शन पढ़ने हैं वो क्लियर कट आपको बताया। वैल्यू ऐड कर रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी भेज देना एनालिसिस, ताकि उसको भी क्लियर कट पता चल जाए कि एग्जामिनर से एग्जामिनर के साथ डील करते वक्त, डायरेक्ट एक्सेस डील करते वक्त कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, दैट टू सेक्शन वाइज। यस, आते हैं हम इंटरनेशनल टैक्स में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिस्ट बताऊंगा इंटरनेशनल टैक्स की। इंटरनेशनल टैक्स में अगर आप ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस में भी है तो मेजर फर्क आपको इंटरनेशनल टैक्स में ही देखने को मिलता है। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस से चालू करते हैं। वैसे रेसिडेंशियल स्टेटस अलग टॉपिक नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का पार्ट है, बट स्टिल अगर इसे मैं अलग टॉपिक करके देखूं ऑल टुगेदर, सेक्शन 6(1) में मेजर अमेंडमेंट है इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, इनके नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करने का, तो वो आपको आ सकता है। 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट नाम का एक कंसेप्ट ऐड किया गया है इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल के लिए, उसके ऊपर आपको केस स्टडी क्वेश्चन बना करके मिल सकता है। तीसरा, सेक्शन 9 इज वन ऑफ द फेवरेट ऑल टाइम ऑफ द एग्जामिनर, सेक्शन 9(1)(1) बिजनेस कनेक्शन। 3 पार्ट है, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन एंड नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, ये पढ़ के जाना। 9(1)(1) के ऊपर आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दूसरा जो फेवरेट है एग्जामिनर का 9(4), 9(5), 9(6) इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, उसमें भी रॉयल्टी वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाना कि क्या क्या रॉयल्टी में आएगा, क्योंकि रॉयल्टी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है। नाउ सेल, एग्जीबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी हो गया है। यही सेम अमेंडमेंट 44DA के अंदर में भी रॉयल्टी कंसिडर करते वक्त हुआ है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, राइट। साथ साथ में पोएम की गाइडलाइंस, कब पोएम रहेगा कब पोएम नहीं रहेगा। हालांकि 2017 का कंसेप्ट है, अब नहीं पूछेगा, पर पोएम आज भी एग्जामिनर का फेवरेट बन सकता है, क्योंकि पोएम में बहुत सारे पार्ट्स थे, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, मे बी केस स्टडी बना करके देंगे पर आ सकता है। पेपर 6C के लिए भी ये इतनी चीजें कॉमन। दूसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है DTAA। अमेंडमेंट आया है सेक्शन 90 और 90A के अंदर में, पर इतिहास गवाह है 90A आपको पूछा नहीं जाता, मैक्सिमम टाइम 90 पूछा जाता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू अग्रीमेंट, इसमें एक अमेंडमेंट आया है एक्शन प्लान नंबर 6 ऑफ द बेप्स से। एक्शन प्लान ऑफ द 6 ऑफ बेप्स हमें कहता है कि बॉस हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करेंगे टैक्स एविजन के लिए, तो उससे रिलेटेड थ्योरी ऐड हुई है सेक्शन 90 के अंदर में। आपके पास मेरा फास्ट ट्रैक बुक होगा, नहीं तो आप फास्ट ट्रैक बुक ले लेना, उसके अंदर ये अमेंडमेंट स्पेसिफिकली बताया हुआ है, तो ये आप वहां से देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आता है वो आता है सेक्शन 91 का, कि भैया दूसरे कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं है, रिलीफ निकालो। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। जब इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो इसके साथ साथ आपको डिडक्शन मैक्सिमम ऑफ द टाइम पूछा जाता है। डिडक्शन वो वाले याद रखना जो इंडिविजुअल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि 99% ऑफ द क्वेश्चन, इतिहास गवाह है 99% ऑफ द क्वेश्चन जो आए वो आज तक इंडिविजुअल के DTAA के ऊपर आए हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो DTAA में 2 सेक्शन, 90 जो 90 में अमेंडमेंट आया वही 90A में अमेंडमेंट आया, तो पढ़ के 90 जाओ, क्योंकि 90 आपको स्पेसिफिकली पूछा जाता है। 91 में मैक्सिमम टाइम पे डिडक्शन साथ में ऐड करके पूछा जाता है, प्लस टैक्स निकालने बोलता है। अब इस बार जब नॉन रेसिडेंट का टैक्स निकालने बोलेगा, हो सकता है 115 BAC ऑप्ट करने बोल दे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को भी 115 BAC का बेनिफिट मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको 91 का रिलीफ निकालने बोले और 115 BAC से टैक्स निकालने बोले, ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसलिए 115 BAC को इंपॉर्टेंट मार्क किया था अपन लोगों ने मालिक, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, इसके ऊपर मैंडेटरी है साहब एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना, पेपर 6C हो या पेपर 7 हो, मैंडेटरी है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछना। ट्रांसफर प्राइसिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है 92A। कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन, थियरी हो या प्रैक्टिकल हो, आपको सबसे पहले जस्टिफाई करना पड़ता है व्हाई दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का कंसेप्ट एक एक पढ़ के चल जाना, ये थियरी में भी सबसे इंपॉर्टेंट है। थियरी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा 92CE सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में 2019 के अंदर में अमेंडमेंट आया था, 3 ऑप्शन थे सेकेंडरी एडजस्टमेंट में टैक्स पे करने के। एक था आप अमाउंट रिपैट्रिएट करो, दूसरा था
दूसरा था आप किसी दूसरे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से मंगवाओ, तीसरा था कि आप खुद होकर के पे कर दो। तो मुझे लगता है जो तीसरा पार्ट है ना, खुद होकर के आप पे कर दो, सेकेंडरी एडजस्टमेंट आगे करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर शायद आपको कोई केस स्टडी बना के या थ्योरी बना करके पूछ ले। नेक्स्ट है रोल बैक रिलेटेड प्रोविजन। रोल बैक और रोल बैक रिलेटेड प्रोविजन एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, मे बी 2-2 मार्क के दे देंगे, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रोल बैक के रूल से रिलेटेड आ सकता है। 94B अमेंडमेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। 94B ये LOB से रिलेटेड बेनिफिट है, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट से रिलेटेड पॉइंट है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है, वो 30% ऑफ इबिडिटा वाला, वो आपको पूछा जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ALP कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट में आता ही आता है ट्रांसफर प्राइसिंग में कंप्यूट करने का। ALP हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, हो सकता है एक हमारा ऑलरेडी एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट हो, दूसरा हो सकता है TPO से हम निकलवाएं, या तीसरा हो सकता है हम खुद कंप्यूट करें। तो ALP से रिलेटेड आपको पॉइंट पूछा जा सकता है। क्या क्या याद रखोगे? कप मेथड याद रखना, RSP याद रखना और कॉस्ट प्लस मेथड याद रखना, ये 3 मेथड याद रखना, प्लस TPO का पावर आप एक बार देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। DRP के अंदर में अमेंडमेंट है, कंफर्म लेके चलिए, DRP पे क्वेश्चन है, कंफर्म DRP पे क्वेश्चन है। पहले DRP के अंदर में सिर्फ फॉरेन कंपनी लिखा था, अब नॉन रेसिडेंट भी जा सकते, पहले इनकम या लॉस रिलेटेड इशू पे ही हम DRP जाते थे, अब हम किसी भी इशू पे DRP में जा सकते हैं। तो ये DRP के ऊपर कंफर्म आपको क्वेश्चन पूछेगा, TRP से रिलेटेड है, 144C आप एक बार जाकर के देख लेना। रूल 10D डॉक्यूमेंटेशन वाइज रूल में चेंज आए हैं, जो हम लोग डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, उसमें चेंज आया है। तो रूल 10D रीड विथ 92D, रीड विथ 92D ये पढ़ के जाना। नेक्स्ट नॉन ज्यूरिडिकल एरिया, नॉन ज्यूरिडिकल एरिया के ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि भैया NJ के अंदर में है तो बताओ वो 3% का आपको जो सेफ पैसेज मिलता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। DRP हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। 92CB आपको क्या किया जा सकता है मालिक, पूछा जा सकता है। इतनी चीजें पढ़ करके आप चले जाना। अब आते हैं सर सेफ हार्बर रूल्स का क्या। मैं आप सभी को बता दूं, सेफ हार्बर रूल नए नोटिफाई नहीं हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग सेफ हार्बर रूल थे उसे ही क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया था, राइट। नए सेफ हार्बर रूल नोटिफाई नहीं हुए थे। सेफ हार्बर रूल ना पिछले अटेम्प्ट को एप्लीकेबल थे ना इस अटेम्प्ट को एप्लीकेबल थे, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी जनवरी 21 एग्जामिनेशन के अंदर में सेफ हार्बर रूल्स पूछा गया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भले ही आपको सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं है, पर जब इतना पढ़ रहे हो तो एक बार सिर्फ कुछ लिमिट्स पढ़ के चल जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेफर साइड पढ़ के चल जाना, हालांकि वो एप्लीकेबल नहीं है। सेफर साइड बस लिस्ट आंखों से गो थ्रू कर लेना कि क्या परसेंटेज है किसके लिए। मे बी वो कोर ऑटो कंपोनेंट, नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड पढ़ के चल जाना, काम हो जाएगा, राइट। इक्वलाइजेशन लेवी कंफर्म है साहब, कंफर्म क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी आया है ECO के ऊपर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। तो ये ओल्ड प्रोविजन तो हम इक्वलाइजेशन लेवी का पढ़ते ही थे, न्यू प्रोविजन भी आपको पढ़ के जाना है इक्वलाइजेशन लेवी का। ई कॉमर्स ऑपरेटर को 2% का इक्वलाइजेशन लेवी आया है, ये कंसेप्ट आपको पढ़ के जाना है। साथ साथ में इसकी ड्यू डेट्स याद रखना, क्योंकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है इसका इक्वलाइजेशन लेवी का पेमेंट ऑफ ड्यू डेट्स अलग है, यस। तो ये एक बार देख के चल जाना। और इससे रिलेटेड 2 पेनल्टी सेक्शन है, 176 और 177, ये 2 सेक्शन भी आप पढ़ के जाएंगे। ये पेनल्टी रिलेटेड पॉइंट है जो इक्वलाइजेशन लेवी की है। तो हो सकता है आपको अगर एग्जामिनर को पेनल्टी पे फोकस करना हो तो ऊपर वाले DT के पेनल्टी ना पूछ के यहाँ का पेनल्टी पूछ ले और आप फंस जाओ। तो ये चीजें पढ़ के जाना ECO से रिलेटेड। साथ साथ में 194O भी देख के जाना, जब ये पढ़ते रहोगे तो 194O देख के जाना। ये 194O क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे TDS डिडक्ट करता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का, वो एंगल भी आप देख के चल जाना। मेरे हिसाब से एक केस स्टडी बनाएगा और ये दोनों एंगल पूछ लेगा, राइट। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, कौन भूल सकता है इसे, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सेक्शन 115A अमेंडमेंट है। लेकिन जब भी हम लोग नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ते हैं TDS के सेक्शन साथ में पढ़ते हैं, ये TDS के सेक्शन मैंडेटरीली पढ़ के जाना, क्योंकि यहां और यहां दोनों एक साथ अमेंडमेंट हुआ है। तो 194 LB LC LD अमेंडमेंट हुआ है, ये 3 पढ़ के जाना, प्लस 115A पढ़ना। नॉन रेसिडेंट की कुछ इनकम एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट इनकम के कैटेगरी में 2 ही सेक्शन पढ़ना, 1048 1023 FE, ये 2 पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। 1023 FE अमेंडमेंट में है तो ये पढ़ के जाना। नॉन रेसिडेंट प्रिजम्पटिव इनकम भी दिखा सकता है, 44B शिपिंग बिजनेस वाला, 44B 44 BBA 44 DA, ये 3 पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा, राइट। साथ साथ में कुछ अदर फॉरेन टैक्सेशन की बात करें तो 115 AD आप पढ़ सकते हो, FII
जब हम 115 एडी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ टीडीएस का सेक्शन पढ़ते हैं 196, तो ये दोनों एक साथ पढ़ के जाना। और एक है नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जो पेमेंट जा रहा है वो 115 बीबीए में टैक्सेबल होता है। जब 115 बीबीए पढ़ते हैं तो और दो सेक्शन हमें पढ़ना पड़ता है, एक 194E टीडीएस से रिलेटेड और 194B लॉटरी एंड अदर चीजों से रिलेटेड, और 115BB कि इसका टैक्स रेट क्या होगा इससे रिलेटेड। तो ये तीन चीजें आप पढ़ के चल जाना। एनआर टैक्सेशन में बस इतना पढ़ लोगे तो काफी हो जाएगा। 99% ऑफ द चांस है 115A के साथ 194 LB LC LD को मिक्स करके पूछ ले, राइट। तो ये एक साथ ही पढ़ा जाता है, देख लेना। मैंने नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस, इन पे कंप्लीट रिवीजन लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, आपको दिख जाएगा सीए विजय साठे चैनल के ऊपर, ये दिख जाएगा। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड नॉट सो इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड मॉडल टैक्स कन्वेंशन नाम का आपको एक टॉपिक है, इसमें की कुछ चीजें पढ़ के चल जाना, बाकी टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो। एक टाई ब्रेकर रूल, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 4 जो रेसिडेंसी से रिलेटेड है वो पढ़ लेना। आर्टिकल 5 कब पी रहेगा कब पी नहीं रहेगा इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं केस स्टडी, तो वो पढ़ लेना। आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट, आर्टिकल 12 एफटीएस और आर्टिकल 14 प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ रहे हो बस इतने टॉपिक पढ़ के चल जाना, काम खत्म हो जाएगा। इतने टॉपिक बस पढ़ के चल जाना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी एक और टॉपिक है, हालांकि ओल्ड सिलेबस वालों को नहीं है बट न्यू सिलेबस वाले ध्यान दें। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, सबसे पहले कोर्ट को क्या गाइडलाइन दी है, इंटरनेशनल कोर्ट की गाइडलाइन, ये एक थ्योरी टॉपिक है जो आपको आ सकता है। दूसरा वियना कन्वेंशन के क्लॉजेस पढ़ के जाना, किस क्लॉजेस में क्या लिखा हुआ है। तीसरा व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो कैशियर पढ़ने हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, कोर्ट की रूलिंग्स आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, एसेस पढ़ सकते हो, वो वाला पॉइंट पूरा। मॉनिस्ट एंड ड्यूलिस्ट व्यू पढ़ के चल जाना, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है बेप्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। आपको पता होगा यहाँ पे कई एक्शन प्लान दिए हैं, 3 एक्शन प्लान आपको मेजरली पढ़ने हैं, 1, 4 और 11। एक्शन प्लान नंबर 1 पी के स्टेटस को चेंज करने के लिए, एक्शन प्लान नंबर 4 इंटरेस्ट का डिडक्शन को आप लिमिट कर सकते हो, और एक्शन प्लान नंबर 11 बेप्स और बेप्स से रिलेटेड गाइडलाइंस आपको दी जा सकती है। तो इतना बेप्स के अंदर में ये 3 एक्शन प्लान पढ़ लेना, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। बेस्ट प्रिपरेशन आप इस तरह से कर सकते हो कि मैंने पूरा का पूरा डीटी रिवीजन फ्री डाला है बूस्टर, आप वो देख सकते हो, प्लस साथ साथ में क्वेश्चनर। अगर आपने एक बार बूस्टर रिवीजन देख लिया और 1 से 2 बार आपने क्वेश्चनर सॉल्व कर दिया, क्वेश्चनर के अंदर में मोर देन 500 क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं, आपने वो कर लिया, काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था आपका एबीसी एनालिसिस। अब एक पॉइंट एबीसी एनालिसिस के अलावा आपको एक पॉइंट, एक छोटा सा मोटिवेशन देकर के एंड करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, आपको पता है फाइनल्स में आकर के ऐसा होता है कि आदमी थक जाता है, प्रिपरेशन करते करते ना आदमी थक जाता है, वो बोलता है यार बस कितना पढूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे 43 टॉपिक्स है। अब इतना प्रिपरेशन बच्चा करते हुए परेशान हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, ये सभी जानते हैं। यस, मतलब बच्चा इसके रिवीजन लेक्चर में भी परेशान हो जाता है, हाइट तो ये होती है, राइट। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि किस तरीके से या क्या एक मोटिवेशन आपको मैं देना चाहता हूं। हम सभी को पता है युवराज सिंह सर, राइट, वर्ल्ड कप की बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात है, और युवराज सिंह सर अपने सबसे बैड परफॉर्मेंस से गुजर रहे थे। मतलब आप समझिए कि आप इस टाइम पे सबसे अपने बैड परफॉर्मेंस से गुजर रहे हो, राइट। तो अब क्या हुआ, क्या बैड परफॉर्मेंस था, सारी टीम और सारे कोचेस को पता था कि अगर युवराज सर को एक बाउंसर दिया जाए तो वो अपना मारते हैं और कहीं ना कहीं कैच करके अपने आप को आउट करवा देते हैं। और ये एक बहुत कॉमन फेनोमेनन हो गया था, इस पे कई चर्चाएं भी हुई कि युवराज सिंह को वर्ल्ड कप के अंदर में क्यों लिया गया, बट सिलेक्टर्स को लग रहा था कि लेना चाहिए और युवराज सिंह को लिया गया। अब ये मेंटल एनालिसिस को कैसे हैंडल करे कि जब कोई अपने बहुत बेकार दौर से गुजर रहा है, इस मेंटल एनालिसिस को कैसे हैंडल करा जाए, इस बात के ऊपर मंथन किया गया। कोच ने युवराज सिंह को बुलाया, कहा युवराज सिंह अपना इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा सर बाउंसर बॉल आती है और मुझे समझ में नहीं आता कैसे खेलना है, और मैं यहीं पे आउट हो जाता हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनेक्सिटी आ जाती है। तो सबसे पहले उसका माइंड मैपिंग किया गया, ब्रेन मैपिंग किया गया, और कहा गया कि सबसे पहले युवराज सिंह याद करो तुम वो बंदे हो जिसने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे।
उसे अपने बेस्ट टाइम की बातें बताई गई कि बॉस तुमने इस टाइम पे इतना परफॉर्म किया था, इस टाइम पे इतना परफॉर्म किया था, रणजी में इस तरह से परफॉर्म किया था, इस मैच में इस तरह से परफॉर्म किया गया। सारा कॉन्फिडेंस वापस से दिलाया गया, वो सारे मूवमेंट याद कराया गया जब उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। और उसके बाद इस चीज के ऊपर वर्क किया गया। उनने कहा कि अब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बाउंसर बॉल खिलाऊंगा जब तक कि तुम क्या नहीं कर लेते, इस चीज का प्रैक्टिस नहीं कर लेते। युवराज सिंह ने हर रोज दो काम किए। एक, वो रोज जाकर के अपने ट्रॉफीज देखते, मेडल्स देखते और वो सारी चीजें देखते जो उन्हें मोटिवेट करनी थी। और दूसरा, आकर के बाउंसर्स बॉल के लिए भयानक प्रिपरेशन करते, भयानक प्रिपरेशन करते। फिर आया वो वर्ल्ड कप वाली बात। अब युवराज सिंह ने अपना स्ट्रैटेजी बदल दिया था। अब वो ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे जिस चीज से उन्हें डर लगता था, राइट? जिस चीज से उन्हें डर लगता था उस चीज की बहुत भयानक प्रैक्टिस कर ली और रोज अपने मोटिवेशन को देख रहे थे। फाइनल के बच्चे हो, रोज अपना मोटिवेशन देखो और साथ साथ में एक चार्ट लगा दो कि ये मेरा मोटिवेशन है, और रोज जो चीज आपको डरा है उस चीज की प्रैक्टिस करते रहो। रोज जो चीज डरा है उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि डर से जीतने का सबसे बड़ा गेम ही यही है कि उस डर को आप क्या करो, फेस करो। नाउ क्या हुआ सर इसका इंपैक्ट? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि युवराज सिंह ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। जब भी कोई बाउंसर डालता वो आगे आके हिट करते, और इससे होने ये लग गया कि बॉलर का मोरल डाउन हो गया और पूरी की पूरी टीम को एक मोटिवेशन मिला कि यार युवराज सिंह है, 5वें नंबर पे है, युवराज सिंह है, वो जिता देगा। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और वो आते और जैसे ही उन्हें ये हुक बॉल मिलता वो हुक बॉल को बहुत जोर से प्ले कर देते, क्योंकि उनने मोटिवेशन देखा था जो उन्हें मोटिवेट करता है और साथ साथ में उसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस करी, उस डर के लिए प्रैक्टिस करी, तो काम हो गया। बस आपके भी डीटी में यही करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, और इन सेक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस एज कंपेयर टू अदर, आपका काम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। मैं आप सभी को बता दूं जाने से पहले, पूरा डीटी रिवीजन मैंने डाला हुआ है, जाकर के देख सकते हो। पूरा क्वेश्चनर डिस्कशन यूट्यूब पे डिस्कस किया है मैंने, तो क्वेश्चनर बुक है तो पूरा क्वेश्चनर डिस्कशन हो सकता है। एबीसी एनालिसिस मैंने डाल दी, जुडिशियल अपडेट्स जैसे ही आता है वैसे ही मैं आपको डाल दूंगा। ऑलरेडी आरटीपी का रिवीजन मैंने डाल दिया है, तो ये आपका सब कुछ कंप्लीट कर देगा। ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।